टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रिवेंटिव रिटेंशन। देखो, सबसे पहले प्रिवेंटिव रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है इस बेसिस पे कि हो सकता है वो फ्यूचर में क्राइम कमिट कर सकता है, मतलब कि अभी उसने क्राइम क्राइम करा नहीं है। क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है कि हो सकता है, शक के बेसिस पे अरेस्ट करा गया है कि हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में कोई क्राइम कर सकता है, इन फ्यूचर वो कोई क्राइम कर सकता है, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा। ठीक है? ठीक है, अब स्लाइड्स पे देखते हैं क्या है मीनिंग। अ पर्सन अरेस्टेड आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन that he or she is likely to engage इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इम्प्रिजन देम, मतलब कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि शक के बेसिस पे अरेस्ट करा गया है कि हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज हो जाए इन फ्यूचर, और हो सकता है जैसे कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हार्म कर दे, तो उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, एक तरीके से ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। ठीक है, एक्चुअली में कोई क्राइम उसका प्रूफ नहीं हुआ है, बट उसको हमने इन फ्यूचर वो कोई क्राइम ना कर पाए, इसलिए हमें ऐसा शक हो रहा है तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिशियल्स ने अरेस्ट कर लिया। इसका एग्जांपल समझो। इफ अ गवर्नमेंट फील अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सो गवर्नमेंट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए को हार्म कर सकता है, जैसे कि एग्जांपल समझो, अभी मैंने पहली स्लाइड्स में भी ये दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, बट हम उसके थ्रू हेट स्पीच नहीं स्प्रेड कर सकते हैं, हम कम्युनल वायलेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि कहीं पे जो है स्पीच चल रही है किसी पॉलिटिशियन की, या फिर किसी कि कोई कोई पर्सन जो है कहीं पे स्पीच दे रहा है, वो हो सकता है कि कम्युनल वॉयलेंस क्रिएट करे। ठीक है, हो सकता है वो एक वॉयलेंस को प्रमोट करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी के थ्रू उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है इस शक पे कि हो सकता है भाई कल को यहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। ठीक है, थ्रेट हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। ठीक है, और जिसकी वजह से इन टर्न वो एट द एंड पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की सिक्योरिटी और पीस को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो स्पीच जो है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है। देखो, जनरली प्रिवेंटिव डिटेंशन और जो नॉर्मल अरेस्ट और डिटेंशन करा जाता है उसमें फ़र्क क्या होता है कि जो जो अरेस्ट कर लिया जाता है जब नॉर्मल, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट जो होता है उसमें रीज़न भी देना पड़ता है आपको कि आप क्यों किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपने सिर्फ़ उसको शक के बेसिस पे अरेस्ट करा है, उसने क्राइम करा नहीं है अभी कोई। ठीक है? देन प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स, मतलब कि टाइम लिमिट होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करा है। जैसे कि अगर आपने उसको अरेस्ट कर लिया, तो आप जो है उसको 3 मंथ तक के लिए अरेस्ट कर सकते हो। 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स सच केस इज़ ब्रॉट टू एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। 3 मंथ के बाद आपको, जो आपने अरेस्ट करा है जिस पर्सन को, आपको उसे एडवाइजरी बोर्ड के पास ले जाना होगा। एडवाइजरी बोर्ड जो है जजेस से बनी हुई एक बॉडी है, जो कि इस केस को रिव्यू करेगी, फिर बताएगी कि अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं तो उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा, बट टाइम लिमिट 3 मंथ्स ही है। ठीक है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे, कंट्रोवर्शियल इश्यू है, जिसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। ठीक है? सबसे पहले हम एडवांटेज समझेंगे, फिर डिसएडवांटेज समझेंगे। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन look like effective tool in hands of government to deal with एंटी सोशल एलिमेंट्स। देखो, कल को ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसी स्पीच दे रहा है, ठीक है, जो जो नेशनलिज्म के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, हमारी नेशनलिटी के अगेंस्ट जा रही है, या फिर कोई हेट स्पीच फैला के कम्युनल वायलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो एक एंटी सोशल एलिमेंट हो गया। ठीक है? कहते हैं ना, कुछ लोग कि इंडिया में रह के ही इसके बारे में बुरा-बुरा बोलते हैं अपने देश के बारे में, ठीक है? हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अब तो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा ईज़ी भी हो गई ये सब चीज़ें फैलाना, तो उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकती है गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉ के अकॉर्डिंग। ये इसका एक एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है इसको कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा मिसयूज़ कर लिया जाए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि अ, उसके खिलाफ कोई क्रिटिक हो, ठीक है? उसको कोई क्रिटिसाइज़ करे, तो हो सकता है उसको अरेस्ट करा ले। ठीक है? हो सकता है प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट अरेस्ट वारंट निकाल दे। ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी कई बार क्या होती है, मिसयूज़ हो जाती हैं, इसीलिए अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ये लॉ चला आ रहा है, तो इसको जो है अब हटा देना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लियर कट टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इस पॉइंट का मतलब समझो कि हमने जो पहली स्लाइड में देखा था कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है हमारे पास, ठीक है, किसी पर्सन से आप उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकते, आप उसकी लाइफ नहीं छीन सकते, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है कि कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को भी वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक टेंशन चल रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बेसिस पे, क्योंकि आप देखोगे कि पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ जो है उस पर्सन की वॉयलेट हो रही है। कैसे वॉयलेट हो रही है, देखो, आपने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया, किस बेसिस पे अरेस्ट करा है? इस बेसिस पे अरेस्ट करा है कि उसने कोई क्राइम कमिट करा नहीं है, बस आपको शक है कि वो क्राइम कमिट कर सकता है, तो कहीं न कहीं उसकी फ्रीडम तो चली गई 3 मंथ के लिए, ठीक है? तो ये मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। हमें नेक्स्ट कौन-सी राइट समझनी है, वो है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। देखो, राइट्स ऑफ एक्यूज में सबसे पहले आप ये समझो कि एक्यूज्ड हम किसे कह रहे हैं, यहाँ पे एक्यूज का मीनिंग क्या है? देखो, कोई पर्सन है जिस पे बहुत सारे ऑफेंसेस लगाए गए हैं या उस पे आरोप लगाए गए हैं। ऑफेंसेस का मतलब क्या है कि आपने उस पर्सन पे आरोप लगाए हैं कि इसने मर्डर की है या इसने चोरी करी है, ठीक है, या इसने कोई क्राइम कमिट करा है, तो वो आप उस पे एक्यूजेशंस लगा रहे हो, तो आप उस पे आरोप लगा रहे हो, इसी को हम कह रहे हैं एक्यूज्ड है वो पर्सन, ठीक है, मतलब उस पे आरोप लगाए गए हैं और उस एक्यूज पर्सन के पास कुछ राइट्स होते हैं जिस राइट्स को हमें समझना है। ठीक है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस हैव सफिशिएंट प्रोटेक्शन। देखो, जिस पर्सन पे आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उस पर्सन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ राइट्स के थ्रू सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब क्या है, जिस पर्सन पे आपने आरोप लगाए हैं वो आपका इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उसका उस पे जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रूफ ना हो जाए कि सच है वो आरोप या गलत हैं, ठीक है, या उस पर्सन ने सही में कोई क्राइम कमिट करा है, और ये मतलब इस चीज़ का मतलब होता है कि गिल्टी प्रूफ ना हो जाए। और गिल्टी कौन प्रूफ करेगा? उसको कोर्ट में प्रूफ करा जाएगा। कोर्ट है जो कि हर प्रोसीजर के थ्रू देखेगा कि वो सही में उस पर्सन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है या गलत है, ठीक है? तो जिस पर्सन पे आरोप लगाया जाएगा वो तब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उसे गिल्टी प्रूफ ना कर दिया जाए कोर्ट में। ठीक है? तो इसीलिए जब तक वो पर्सन एक्यूज्ड है उसके पास कुछ राइट्स होती हैं जिसके थ्रू उसकी कहीं न कहीं फ्रीडम प्रोटेक्ट रह सकती है। जैसे कि नो वन गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। मतलब कि गिल्टी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये साबित हो चुका है कि उसने क्राइम कमिट करा है, ठीक है? तो कोई भी पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं होगा जब तक कि कोर्ट में ये प्रूफ ना हो जाए कि वो पर्सन गिल्टी है उस ऑफेंस के लिए, ठीक है? नेसेसरी टू गेट अपॉर्च्युनिटी टू डिफेंड हरसेल्फ और हिमसेल्फ। मतलब जिस पर्सन पे आरोप लगाए गए हैं, जो जिस पर्सन पे ऑफेंसेस लगाए गए हैं, ज़रूरी है कि उस पर्सन के पास अपॉर्च्युनिटी हो कि वो खुद को डिफेंड कर सके, ठीक है? अब आप एक एग्ज़ाम्पल समझो, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पर्सन को अरेस्ट करते हैं तब भी उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी राइट देता है। जैसे कि अभी मैंने पिछले स्लाइड्स में समझाया है, जैसे कि उसके पास राइट होता है कि उसको रीज़न बताया जाए उसके अरेस्ट का, ठीक है? दूसरी चीज़, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, ठीक है? वो जो है अपनी चॉइस का लॉयर हायर कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जब अरेस्टेड पर्सन को राइट दी जाती हैं, उसी तरीके से जो एक्यूज़ पर्सन है जिस पे आरोप लगाए गए हैं, चाहे मर्डर का आरोप हो, चाहे किसी और क्राइम का आरोप हो, तो उसमें भी उसको राइट होता है, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो राइट्स मिली हैं किसी एक्यूज़्ड को, तो उस एक्यूज़्ड पे क्रिमिनल ऑफेंसेस को लेके आरोप लगाए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे सिविल 2 ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस, एक होता है सिविल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस में टैक्स वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है? सिविल राइट्स जैसी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसमें कैसी कैसी क्राइम्स आते हैं, जैसे मर्डर करा है, रेप करा है, ठीक है? ये सब केसेज़ आते हैं। तो अगर क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए गए हैं तो उस केस में ये राइट पिक्चर में आती हैं। जैसे कि अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब उस पर्सन का ट्रायल चल रहा होगा कोर्ट में, तो उस पर्सन के पास 3 राइट्स होंगी। क्या-क्या हैं देखो, टू इंश्योर फेयर ट्रायल इन कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 3 राइट्स प्रोवाइड कर रखी हैं। पहला, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन्स। मतलब कि किसी भी पर्सन को पनिश नहीं करा जाएगा सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा। इसका एग्ज़ाम्पल समझो। सपोज़ करो कि एक पर्सन है, उसने मर्डर करा था और उसका मर्डर जो है वो प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई वो गिल्टी भी साबित हो गया कि हाँ भाई सही कोर्ट में कि इसने मर्डर करा था, ठीक है? अब कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी कि उम्र कैद की सज़ा है इसको, ठीक है? अब क्या होगा?
वापस से ऐसा नहीं करा जा सकता कि उस पर्सन को बुलाया जाएगा और बोला जाएगा भाई तो उम्र कैद की सज़ा है, अब तुम्हें उसी ऑफेंस के लिए फांसी की भी सज़ा दी दी जाएगी। मतलब तुम्हें मर्डर के लिए एक बार उम्र कैद की सज़ा मिल गई, अब तुम्हें फांसी की भी सज़ा दी जाएगी। नहीं, एक बार डिसाइड हो गया कि उस पर्सन को क्या सज़ा मिली मिली है, उसके बाद आप सेम ही ऑफेंस के लिए उसको दूसरी और कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल है कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन्स। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? ये पहली राइट है इनके पास। नेक्स्ट क्या है? नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज़ इल्लीगल फ्रॉम अ बैक डेट। देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं लगा सकते। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर एग्ज़ाम्पल समझो कि 1961 में जो है डोरी का एग्ज़ाम्पल समझो। 1961 में डोरी के लिए लॉ आया था, मतलब दहेज लेना क्राइम है। 1961 में ये लॉ लाया गया। ठीक है? अब 1961 में जब ये लॉ लाया गया तो 1961 से लेके प्रेज़ेंट तक और इन फ्यूचर भी जब तक कोई और नया लॉ नहीं आ जाता, ये चीज़ क्राइम है कि डोरी दहेज लेना इल्लीगल है। ठीक है? कल को कोई उठ के ये नहीं बोल सकता कि 1950 में लॉ 1960 में 61 में आया, कल को कोई उठ के ये नहीं बोल सकता कि भई 1950 में इस पर्सन ने जो है डोरी ली थी तो आप इस लॉ के हिसाब से उसको सज़ा दो। आप बैक डेट से ल लॉज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है? क्रिमिनल लॉ के केस में ये हो रहा है, अगर क्रिमिनल लॉ कोई आया है, ठीक है? ठीक है, तो डोरी का लॉ 1961 में आया, लेकिन अगर किसी ने डोरी का क्राइम जो है 1950 में कर रखा था, 1961 से पहले कर रखा था, तो उसपे वो लॉ अप्लाई नहीं होगा। लॉ जिस दिन आया है, उसी डेट से अप्लाई करा जाएगा, बैक डेट से अप्लाई नहीं करा जाएगा। तो वही बोल रहा है ये कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज़ इल्लीगल फ्रॉम अ बैक डेट। कोई भी लॉ जो आज के टाइम पे आया है, वो आज के टाइम से ही करे गए एक्शंस को इल्लीगल माना जाएगा। उसके पहले जो वो एक्शन अगर हुआ था, तो उसको इल्लीगल नहीं माना जाएगा। ठीक है? देखो यहाँ पे ना मैं आपको सबसे अभी रीसेंट और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है वो समझो कि 2012 में जो निर्भया रेप केस हुआ था, उसमें जो आपके 6 आरोपी थे, उसमें से जो एक आरोपी 17 साल का था, ठीक है? 17 इयर्स ओल्ड था वो और जब उसको सज़ा देने की बात आई थी, तो अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 उसमें ये लिखा गया है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2000 का, उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का होता है, ठीक है? तो उसे बाल अपराधी मतलब जुवेनाइल माना जाता है और उसे जो है मैक्सिमम आप 3 साल की सज़ा दे सकते हो क्योंकि वो जुवेनाइल है, ठीक है? तो ये चीज़ कौन से एक्ट में थी? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में थी। तो उस वक़्त वो पर्सन जो था, जो आरोपी था वो 17 साल का था, ठीक है? तो उसे 3 साल की सज़ा मिलती उस एक्ट के अकॉर्डिंग और उसे वही मिला, ठीक है? उसे वही सज़ा मिली। बाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और इस लॉ में चेंज करा गया, इसमें अमेंडमेंट लाई गई 2015 में जिसमें कि ये कहा गया कि बोला गया कि यदि कोई नाबालिग जो है वो 16 या 18 वर्ष का है, 16 से 18 वर्ष का है, ठीक है? और उसने कोई ऐसा अपराध करा है, रेप करा है, मर्डर करा है, ठीक है? और कोई ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस करे हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो पूरे अच्छे से तहकीकात करेगा कि भई उसने ये जो अडल्ट एक्ट करा है, उसको ये पता था कि हाँ, ये ऑफेंस है, लेकिन फिर भी उसने उसके बावजूद ये एक्ट करा है, तो उसे बाकी लोगों की तरह ही सज़ा दी जाएगी। एक जुवेनाइल की तरह उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे इश्यू क्या हुआ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज़ इल्लीगल फ्रॉम अ बैक डेट। मतलब कि जो 17 इयर्स ओल्ड का जो आरोपी था निर्भया केस में, उसने क्राइम 2012 में करा था। उस वक़्त लॉ कुछ और कह रही थी कि 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन जो अब लॉ आया वो 2015 में आया, तो 2015 वाला लॉ जाके वापस से उस पर्सन को सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि उसने क्राइम पहले करा था, लॉ बाद में आया, ठीक है? इसका मतलब ये है कि कोई प कानून जो है पीछे जाकर किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं दिला सकता क्योंकि जब वो व्यक्ति वो क्राइम कर रहा था तब लॉ एक्जिस्टेंस में नहीं था, वो लॉ बाद में आया। इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है? ऑल्दो आपको क्वेश्चन जो आएगा वो आपको मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बताया है ताकि आपको समझ आ जाए। आपका क्वेश्चन सिंपल आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन से 3 राइट प्रोवाइड करता है एक्यूज़ पर्सन को, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? आपको तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट समझ आया कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन्स। दूसरा पॉइंट समझ आया कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज़ इल्लीगल फ्रॉम अ बैक डेट। थर्ड पॉइंट क्या है? नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब कि कोई भी पर्सन जो है वो अ, अपने खिलाफ जो है एविडेंस नहीं देगा। जैसे कि अगर मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्राइम करा है और मैं जाके कोर्ट में बोल रही हूँ कि मैंने मर्डर कर दिया, मैंने ये क्राइम करा है। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि मेरे कह देने से उस चीज़ को सच मान लेगी। मेरे खिलाफ प्रॉपर जब तक प्रोसीडिंग्स नहीं होती, हर एविडेंस को चेक नहीं करा जाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठती, तब तक मुझे गिल्टी नहीं माना जाएगा, सिर्फ़ मेरे कह देने से।
ठीक है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने थर्ड वाला प्रोविज़न जो है इसलिए डाला इस राइट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रिच पर्सन होते हैं वो कई बार ना बहुत पूरे लोगों को फँसा देते हैं, ठीक है? पुलिस वगैरह को पैसा खिला के बोल देते हैं कि आप इनको पकड़ लो और इनको किसी तरह एक्यूज़ साबित कर दो, ठीक है? तो पुलिस क्या करती है उस इनोसेंट पर्सन से पेपर पे लिखवा लेती है कि या फिर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके उस इनोसेंट पर्सन को रिकॉर्डिंग कर लेती है या बुलवा लेती है कि हाँ, उसी ने क्राइम कमिट करा है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये थर्ड वाला प्रोविज़न डाला, ठीक है? कि कोई भी पर्सन जो है उसको नहीं बोला जाएगा कि वो खुद के खिलाफ जो है गवाही देगा, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि कल को आपसे बोला जाता है आपको किसी ऑफ़ेंस के लिए पकड़ा गया और आपसे बोला गया कि आप पेपर पे ये चीज़ लिखो, तो आप मना कर सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को रिलेट मत करना है इससे कि अगर वो फिंगरप्रिंट लेने आते हैं इन्वेस्टिगेशन का तो भी आप मना कर सकते हो, नहीं, वो आपका बायोमेट्रिक डेटा ले सकते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए लेने आ सकते हैं, वो बायोमेट्रिक डेटा लेना है, ब्लड ब्लड डीएनए टेस्ट वगैरह करना है, तो ये सब चीज़ें वो लेने आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऑल्दो वो आपसे ज़बरदस्ती बुलवा नहीं सकते हैं, आपको टॉर्चर करके नहीं कहलवा सकते हैं कि आपने क्राइम कमिट करा है। ठीक है? तो ये 3 राइट्स हैं, राइट्स ऑफ द एक्यूज़्ड। ठीक है? तो पर्सन जो है अगर किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज़ करा गया है तो उसके पास सफिशिएंट प्रोटेक्शन होता है। ठीक है? ये 3 सिंपल क्वेश्चन आएगा कि क्या 3 राइट्स होती हैं जो कि एक एक्यूज़ के पास होती हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी हैं, तो ये तीनों राइट आपको लिख के आनी है। ठीक है?